I welcome you, friends. In last class, we have discussed about cell cycle, and today's class is all about DNA replication. Okay, DNA replication it is a part of cell cycle. अगर हम देखेंगे तो सेल साइकिल जो चलता है, उसे सेल साइकिल के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है. ठीक है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही जरूरी हो जाता है जब कोई सेल डिवाइड करने जाता है. एक सेल जब एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट होता है तो उसका क्रोमोसोम का कंटेंट भी क्या होता है, वो भी डबल होता है. ठीक है, एक सेल में जितना डीएनए है, अगर माइटोसिस वो सेल फॉलो कर रहा है तो जब वो दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका जो सेल का डीएनए कंटेंट है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. क्योंकि सेल को अपने आप को डिवाइड करने के साथ ही साथ उसका क्रोमोसोम का कंटेंट को भी डिवाइड करना पड़ता है. ठीक है, इन टुडेस क्लास we will discuss about DNA replication in a generalized way, but in future classes we will see the DNA replication in eukaryotes. Okay, this will be a series of video. In this video series I will be discussing about DNA replication in eukaryotes, its initiation, elongation and termination. Okay, and also with that I will definitely discuss about the telomeric replication too. Okay, so you must watch them to clearly understand what actually happens during DNA replication. So आज हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है. ठीक है, ये जो टॉपिक है ये बेसिकली 12th क्लास के स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा क्योंकि ये एक जनरलाइज्ड वे में बताया गया है. लेकिन इसके आगे जो सीरीज होगा वो हायर क्लासेस के लिए भी होगा, जिसमें कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को भी वो समझ में आए. ठीक है, तो देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज ए पार्ट ऑफ सेल डिवीजन. जब हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था तब भी हमने देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन इंटरफेज के दौरान होता है. ठीक है, जब इंटरफेज चलता है उसके अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है. हमने वहां पे एक देखा था एस फेज, उसी एस फेज के दौरान ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है. A cell makes identical copies of their DNA in this process. Okay, तो ये प्रोसेस जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि इस प्रोसेस में सेल अपना आइडेंटिकल कॉपीज, जो अपना डीएनए है उस डीएनए का आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है. ठीक है, इस डायग्राम में देखिए, एक सेल जो माइटोटिकली डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, उसमें जो क्रोमोसोम का कंटेंट होता है 2n डिप्लॉयड नंबर का क्रोमोसोम का जो कंटेंट होता है वो भी डिप्लॉयड में ही कन्वर्ट होता है. देखिए 2n भी 2n 2n हुआ. ठीक है, अगर ये भी डिवाइड कर जाता तो ये 2n n n होता, लेकिन यहाँ पर वो 2n मेंटेन कर रहा है खुद. तो वो कैसे मेंटेन कर रहा है? क्योंकि उसने एक डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में खुद को रन किया है. ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक बाइनरी फिजन होता है, जो माइटोसिस होता है, वो सब डीएनए रेप्लिकेशन को फॉलो करते हैं. अगर हम देखेंगे मेयोसिस 2 में भी क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन मेयोसिस 1 में रेप्लिकेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमने ये वाला स्लाइड डिस्कस किया था सेल साइकिल के दौरान. ठीक है, यहां पर हमने देखा था कि कैसे एस फेज में द एंटायर कॉपी ऑफ डीएनए गेट डुप्लीकेटेड. हमने ये देखा था कि जो डीएनए है वो डीएनए क्या करता है, खुद को डुप्लीकेट कर देता है. वो जितना मात्रा में डीएनए होता है वो सब अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं, जो प्रोसेस उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम समझेंगे तो डीएनए रेप्लिकेशन 3 तरह के होते हैं. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो वो ये सब मॉडल्स है. ठीक है, इन्हीं मॉडल के आधार पर, इन्हीं मॉडल के बेसिस पर डीएनए रेप्लिकेशन को डिस्क्राइब किया गया है. लाइक सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, कंजर्वेटिव मॉडल,
dispersive model. These are three types of models from which the semi-conservative model is the well accepted one. But these two are also there. Okay. If we see the old strand and the new strand, what do you mean by old strand? That is the old DNA. New strand, that means the new DNA. ठीक है. ओल्ड स्ट्रैंड से अगर हम देखेंगे तो जो न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है वो तीन तरह के प्रोसेस में होता है. अगर हम सेमी कंजर्वेटिव के बारे में देखें तो वहां पर दोनों ही ओल्ड स्ट्रैंड वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और उन दोनों में नए नए स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है. ठीक है. लेकिन अगर हम देखेंगे कंजर्वेटिव में तो क्या होता है ना, जो पुराना डीएनए है वो खुद को कंजर्व कर लेता है और जो नया डीएनए है वो उससे निकल आता है, बाहर निकल आता है. ठीक है. तो जो नया बना वो बिल्कुल नया है, जो पुराना था वो बिल्कुल पुराना होकर रहेगा. तो वहां पर क्या होता है ना, कंजर्व होता है. लेकिन सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है ना, वो हाफ कंजर्व होता है, हाफ न्यू होता है. उसीलिए उसको हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव. लेकिन जो डिस्पर्सिव होता है उसमें क्या होता है ना, वो फ्रैगमेंट्स की तरह होता है. ओल्ड का भी कुछ फ्रैगमेंट होता है, नए का भी कुछ फ्रैगमेंट होता है, वो मिक्स होकर बनाए जाते हैं. ठीक है. तो अगर हम देखेंगे तो सेमी कंजर्वेटिव वो वेल एक्सेप्टेड है. ठीक है. इसका बहुत सारा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है और इसके बारे में पहले वाटसन एंड क्रिक ने बताया था. ठीक है. सो ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डीएनए रेप्लिकेशन. आज हम जो डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पहली बात एक डिफरेंस के बारे में जानेंगे. कौन सा डिफरेंस? जो कि लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में होता है. लीडिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड किसे कहते हैं, ये हम जानेंगे. हम देखेंगे कि जो रेप्लिकेटिंग प्रोटीन्स होते हैं उनका काम क्या क्या है, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं. हम ये भी देखेंगे कि साइमल्टेनियसली एंटी पैरेलल रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए एंटी पैरेलल है. हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में देखा था. जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है. तो वो जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है जो एंटी पैरेलल रन करता है, वो एंटी पैरेलल डीएनए साइमल्टेनियसली कैसे रेप्लिकेशन कर रहा है, ये तीन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम इस वीडियो में जान पाएंगे. ठीक है. ये देखिए जो पहला स्लाइड बताया गया है इसमें हमें वो सारे प्रोटीन के बारे में बताया गया है. ठीक है. देखिए प्रोकैरियोटिक बाइनरी फिजन, माइटोसिस, they all follow DNA replication, and also in meiosis 2 each strand of DNA molecule behave as a template strand. अगर हम इस तरह का डीएनए रेप्लिकेशन में देखेंगे तो जो दोनों ही डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रैंड होता है वो दोनों ही स्ट्रैंड खुद को टेम्पलेट की तरह यूज करते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. यहाँ पे एक ग्रीन कलर का स्ट्रैंड है और एक ब्लैक कलर का स्ट्रैंड. ठीक है. जो ग्रीन कलर का स्ट्रैंड है उसमें भी एक नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है और जो ब्लैक कलर का स्ट्रैंड है उसमें भी एक नया स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है. जो नया वाला डीएनए है इसको मैंने रेड कलर किया है. ठीक है. तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं. सेवरल एंजाइम्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस. अगर हम देखेंगे ये प्रोसेस में बहुत सारा एंजाइम लगता है. पहला वाला एंजाइम है हेलिकेज, दूसरा है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन दैट इज एसएसबी प्रोटीन, तीसरा है गायरेज और टोपोआइसोमरेज, चौथा है डीएनए पॉलीमरेज, पांचवा है प्राइमेज, छठा है लाइगेज एंड आल्सो सम स्लाइडिंग प्रोटीन क्लम्प. ठीक है. हम इन सारे प्रोटीन के बारे में आगे देखेंगे कि ये सब क्या करते हैं. ठीक है. नाम से ही पता चलता है कि जो हेलिकेज है वो कुछ हेलिक्स के साथ कुछ काम कर रहा हो. हमें पहले से ही पता है कि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड ट्विस्टेड हेलिक्स है. ठीक है. ये स्पाइरली अरेंज किया गया है. तो उसी हेलिक्स को ओपन करने के लिए
हम डीएनए हेलिकेज का इस्तेमाल करते हैं। वो एक रिंग शेप का हेक्सामर होता है, ठीक है, 6 यूनिट वाला हेक्सामर होता है। वो हेक्सामर क्या करता है ना, वो एटीपी के साथ मिलकर एटीपी हाइड्रोलिसिस के दौरान वो डीएनए को ओपन करता है। जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड मैग्नेट की तरह चिपका होता है, उसी डीएनए को वो ओपन करता है, ठीक है। ओपन करने से क्या होगा ना, एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। आपको पता है फॉर्क, फॉर्क ऐसा फॉर्क जो वो होता है, ठीक है, ऐसा फॉर्क बनेगा। जो जंक्शन होता है पुराना वाला डीएनए और जो ओपन हो गया, वो दोनों डीएनए का जो जंक्शन होता है वहां पर एक रेप्लिकेशन फॉर्क बन जाता है। उसी रेप्लिकेशन फॉर्क में ही नया डीएनए का सिंथेसिस शुरू होगा, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली शुरू नहीं हो जाता है, इसके लिए और भी बहुत सारे प्रोसेस है, इसको हम आगे देखेंगे। अगर हम इसके बाद दूसरा प्रोटीन के बारे में सोचेंगे तो वो दूसरा प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करता है। क्योंकि डीएनए एक ऐसा मैग्नेट है जो एक बार खुद से ओपन हो गया तो वो अपने आप चिपक जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा देर तक खुद से सेपरेट होकर नहीं रहेगा। इसलिए उन दोनों को सेपरेट करके रखने में जो प्रोटीन हेल्प करता है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। वो क्या करता है, डीएनए के साथ बाइंड होता है और डीएनए को स्टेबलाइज करके रखता है। उसके बाद अब बारी आता है क्या, किसका, टोपोआइसोमरेज का, जो कि दो कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है। पहला कॉन्सेप्ट है ट्विस्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट है रीथ, ठीक है। ट्विस्ट एंड रीथ के इंक्रीज और डिक्रीज के कंसेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि टोपोआइसोमरेज कैसे काम करेगा, ठीक है। जब ट्विस्ट डिक्रीज होता है, ट्विस्ट मतलब क्या है कि डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के साथ कैसे ट्विस्टिंग कर रहा है, उसको हम ट्विस्ट कहते हैं। एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के साथ जो ट्विस्टिंग होता है उसको हम ट्विस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डीएनए ओपन होता जाएगा उसी तरह क्या होगा ना, वो जो ट्विस्ट है वो ट्विस्ट घटता जाएगा, और जैसे ही ट्विस्ट घटता जाएगा रीथ वहां से क्या होगा ना, बढ़ेगा। रीथ क्या है, रीथ एक ऐसा चीज है जो कॉइल को खुद के साथ कॉइल करने में हेल्प करता है। आपको रोप के बारे में पता होगा, जब हम रोप को ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, वो अपने आप ओपन हो जाता है लेकिन आगे जाकर एक सुपर कॉइल बना देता है। ठीक उसी तरह डीएनए में भी होता है, जब डीएनए अपने आप ओपन हो रहा है तब वो आगे जाकर क्या करेगा, सुपर कॉइल फॉर्मेशन करेगा। उसी सुपर कॉइल को तोड़ने के लिए टोपोआइसोमरेज है। वो टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, वो जाके वो जो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग है उस सुपर कॉइलिंग को रोकेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा और डीएनए रेप्लिकेशन चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद बारी आता है प्राइमर का। ये प्राइमर क्या करता है, ये प्राइमर खुद ही एक आरएनए पॉलीमरेज की तरह काम करता है, जो कि डीएनए डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको डीएनए डिपेंडेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये डीएनए के साथ मिलकर एक आरएनए फॉर्मेशन करता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन अपने आप शुरू नहीं होगा, इसके लिए एक आरएनए का प्राइमर चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जब घर कलर किया जाता है तब हम वहां पर एक प्राइमर देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं। यहां पर भी वही होता है, डीएनए में एक आरएनए का प्राइमर आता है और उस प्राइमर के साथ डीएनए खुद को रेप्लिकेशन करता है। जो डीएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, जो कि डीएनए के पॉलीमर को फॉर्मेशन करते हैं, वो खुद को पॉलीमराइज करने के लिए एबल नहीं है। वो पॉलीमराइज करने के लिए एक आरएनए के फ्रैगमेंट को चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो आरएनए प्राइमर है वो किस तरह के प्रोटीन से बनेगा, वो प्राइमेज प्रोटीन से बनेगा, जो कि एक आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन रिक्वायर्स एन आरएनए प्राइमर, दैट प्राइमेज मेक्स शॉर्ट आरएनए प्राइमर यूजिंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एज टेम्पलेट। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, वो जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है
उसी को ही टेम्पलेट मानते हुए ये जो प्राइमेज है वो एक शॉर्ट आरएनए फ्रैगमेंट फॉर्मेशन कर देगा, जिसको हम आरएनए प्राइमर बोलते हैं। डीएनए प्राइमेज इज एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्टिंग विद द डीएनए हेलिकेज। वो जो डीएनए हेलिकेज आगे चलता है, उसी डीएनए हेलिकेज के साथ इंटरेक्ट करने से ही डीएनए प्राइमेज एक्टिवेट होता है, जो कि आरएनए फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद बारी आता है लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड का। ये कैसे होता है? यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है? वो डीएनए के जो 3 प्राइम एंड होते हैं, हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में पढ़ा था, और मैं आपको फिर से कहता हूं, जो डीएनए के बारे में नहीं जानते हैं वो पहले जाके स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देखें। वहां से 3 प्राइम और 5 प्राइम के कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप ये समझ पाएंगे। ठीक है, जो 3 प्राइम एंड होता है, उसी 3 प्राइम एंड के साथ क्या होता है? डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करता है और वो नए नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला कि 3 का प्राइम है, जो 3 प्राइम है, उसी 3 प्राइम एंड में डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यू करेगा। तो वो क्या होता है कि वो जो 3 प्राइम एंड है, ये एक तरफ से कंटिन्यूस होगा और दूसरी तरफ से डिसकंटिन्यूस होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए एंटीपैरेलल है। तो जो डिसकंटिन्यूस होगा, वहां पे क्या होगा ना, 3 प्राइम एंड धीरे धीरे खुलता जाएगा। लेकिन जो ऊपर का स्ट्रैंड है, जहां पर 3 प्राइम एंड कंटिन्यूस है, वहां पर डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है ना, ऊपर एक लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाता है और नीचे एक लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो जाता है। जो लैगिंग स्ट्रैंड, हमें लैग के बारे में पता है, जब हम गेम खेलते हैं या मोबाइल में कुछ काम करते हैं तो हमें लैगिंग के बारे में पता है, तब मोबाइल लैग करता है, मतलब धीरे धीरे चलता है। यहाँ पर भी लैगिंग स्ट्रैंड ऐसा ही काम करता है, यहाँ पर भी लैगिंग स्ट्रैंड में धीरे धीरे काम होता है। ठीक है, ये जो लैगिंग स्ट्रैंड बढ़ता ही जाता है, तो क्या होता है, वहां पर छोटे छोटे फ्रैगमेंट के डीएनए बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर द शॉर्ट डीएनए फ्रैगमेंट्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द डीएनए इन द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, बट जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो कंटिन्यूअसली रन करता है। और ये जो स्लाइडिंग डीएनए क्लैंप होते हैं, ये क्या होते हैं ना, ये डीएनए के जो डीएनए के चारों ओर खुद को रख लेते हैं और डीएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता ही जाता है और लीडिंग स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली डीएनए सिंथेसिस करता जाता है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो क्या करता है ना, वो थोड़ा 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 करके फ्रैगमेंट के जैसा डीएनए फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद बारी आता है आरएनएज एच का, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो यहाँ पे आरएनए का कोई काम ही नहीं। तो जो आरएनए बना है वो आरएनए टूटना भी चाहिए। ठीक है, उस आरएनए को निकालना पड़ेगा। वो लीडिंग स्ट्रैंड से भी निकलेगा, लैगिंग स्ट्रैंड से भी निकलेगा, लेकिन कैसे निकलेगा? तो उसको निकालेगा आरएनएज एच एंजाइम। ठीक है, आरएनएज एच क्या होता है ना, आरएनएज एच का फुल फॉर्म होता है आरएनएज हाइब्रिड। ओके, आरएनएज मतलब जो आरएनए को नष्ट करता है, हाइब्रिड मतलब ये जो आरएनए डीएनए के बीच में जो हाइब्रिड बना है, वो यहां से हाइब्रिड को नष्ट करेगा, मतलब कि आरएनए को नष्ट करेगा। तो ये क्या करता है कि आरएनए को नष्ट कर देता है। इसके बाद अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो ग्रीन कलर के पोर्शंस होते हैं, वहां पर क्या है? आरएनए है। वो जो लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही बार आरएनए फॉर्मेशन होगा, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पर कंटिन्यूअसली आरएनए फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या करता है, कंटिन्यूअसली वो जो आरएनए जो होते हैं वो सारे के सारे आरएनए को ये निकालता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ना, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये फिर से जाके उन गैप्स में भर लेता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें, अगर इस डायग्राम के बारे में हम सोचें, तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो सारे सीक्वेंस है
ठीक है। ये जो सीक्वेंसेस है जिसको मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये जो सीक्वेंसेस है यहाँ पर वो जो फ्रैगमेंट्स बना है उस फ्रैगमेंट्स को ये क्या करेगा ना, उस फ्रैगमेंट्स को ये निकालेगा। ठीक है। ये फ्रैगमेंट्स को आरएनए से निकालने के बाद वहां पे डीएनए पॉलीमरेज फिर से क्या करेगा ना, वो जाके उन गैप को फिल कर देगा। किससे फिल करेगा? न्यूक्लियोटाइड से फिल करेगा। लेकिन फिल करने के बाद भी अगर हम देखें यहाँ पे डायग्राम में, तो यहाँ पर कुछ इस तरह के निक्स फॉर्मेशन हुए हैं। ठीक है, इस तरह के निक्स फॉर्मेशन हुए हैं। ये जो निक क्या है ना, ये जो एक डीएनए फ्रेगमेंट और दूसरे डीएनए फ्रेगमेंट के बीच में जो जगह है, इसको हम निक बोलते हैं। तो वो निक्स को कैसे ज्वाइन किया जाएगा ना, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम होता है वो क्या करता है ना, वो सबसे आखिरी में ये जो पोर्शंस है इनको ये ज्वाइन करता है। ठीक है, जो हमारे जो डीएनए में जो फ्रैगमेंट्स फॉर्मेशन किए गए हैं उन फ्रैगमेंट्स को ये ज्वाइन करता है। उससे क्या होता है ना, एक कंप्लीट दो डीएनए फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह कुछ इसी तरह ही लीडिंग स्ट्रैंड भी रेप्लिकेशन करता है, लैगिंग स्ट्रैंड भी रेप्लिकेशन करता है। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में देखें तो प्रोकैरियोट्स में ये अलग से होता है, यूकैरियोट्स से ये अलग से होता है। यूकैरियोट में बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हम जब पढ़ेंगे उसके बारे में तब हम देखेंगे, क्योंकि ये तो एक सीरीज होने वाला है तो हम जरूर उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मुझे तो लगता है कि आप ये सब समझ चुके होंगे कि ये सब कैसे होता है, और आप अगर इसको रिवीजन करना चाहते हैं तो फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में इस चीज को समझाया है। ठीक है, कि ये सब प्रोसेस कैसे हो रहा है, डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए साइमल्टेनियसली रेप्लिकेट कैसे कर रहा है, डीएनए का ईच प्रोटीन का कार्य में आपको समझाया है। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, टोपोआइसोमरेज क्या करता है, प्राइमेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, स्लाइडिंग डीएनए क्लम्प क्या करता है, आरएनएज एच क्या करता है, और डीएनए लाइगेज क्या करता है। ठीक है, तो आप इन सब को अगर साइमल्टेनियसली देखेंगे तभी आप इन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है और लैगिंग स्ट्रैंड है, ये दो क्या करते हैं, ये साइमल्टेनियसली रेप्लिकेट करते हैं। क्योंकि अगर एक स्ट्रैंड पहले रेप्लिकेट कर जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड बाद में रेप्लिकेट करेगा, तो क्या होगा ना, डीएनए अपना खुद का जो वजूद है वो मिटा देगा। ठीक है, तो उसको अपना वजूद मेंटेन करने के लिए उसको साइमल्टेनियसली रेप्लिकेशन करना चाहिए। ठीक है, और ये रेप्लिकेशन बहुत सारे प्रोटीन्स के बदौलत होती है, और हमें इन सब प्रोटीन्स को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इन प्रोटीन के बारे में जानेंगे तभी हम इनके मैकेनिज्म के बारे में जान पाएंगे, और ये कैसे काम करते हैं वो सब भी जान पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो इतना सा ही था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो 12th में पढ़ रहे हैं उनको दिखाइए, वो इस वीडियो से कुछ ज्ञान ले सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसे वीडियो में आगे डाल सकूं और आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।